नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की मैं शुरुआत करने वाला हूं एक तस्वीर, एक खत और देश के भविष्य की बात से। देश का भविष्य यानी कि हमारे नौजवान, हमारे युवा, हमारे बच्चे। पहले तस्वीर पर गौर कीजिए। यह तस्वीर हरियाणा के तावड़ू की है। फुल फ्रेम रखिए तस्वीर जरा। यह तस्वीर पर गौर कीजिए। यह बंदरों की तरह है। जो बच्चे चढ़े हुए हैं, जो युवा चढ़े हुए हैं, यह कोई बहादुरी का कारनामा नहीं कर रहे हैं। यह कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। यह खुलेआम नकल का बाजार, गुलजार हो रहा है। कल की तस्वीरें हैं ये। नूह का इलाका, तावड़ू कस्बा है। वहां का चंद्रावती स्कूल, फिजिकल एजुकेशन का पर्चा था और बिल्डिंग पर, इमारत पर चढ़कर उनके साथी, सहयोगी, हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड, देश का भविष्य नकल में डूबा हुआ था। अब एक खत आपके सामने पेश करता हूं। एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली। उज्जैन, कन्नौज का रहने वाला था। इत्र नगरी कन्नौज, उत्तर प्रदेश का। मेरे माता पिता, मुझको माफ कर देना, मैं आपको धोखा देने जा रहा हूं। यहां से यह खत शुरू होता है और उसके बाद आखिर में वो क्या कहता है? हमने बीएससी के सारे कागज जला दिए हैं, अपनी डिग्री जला दी। क्या फायदा ऐसी डिग्री का जो एक नौकरी ना दिला सके? हमारी आधी उम्र पढ़ते पढ़ते निकल गई, बस इसलिए हमारा मन भर गया। खुदकुशी कर ली। ब्रजेश पाल ने, युवा था। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पिछले महीने हुई थी, 17 और 18 तारीख को, फरवरी का महीना। पर्चा लीक हो गया। सपने टूट गए, दिल टूट गया ब्रजेश पाल का। आत्महत्या कर ली। दो हिस्सों में इस चर्चा को बांटना चाहूंगा। यह नकल का बाजार, नकल का कारोबार और पर्चा लीक का गोरख धंधा, इम्तिहान का जो मखौल उड़ रहा है, दो भागों में बांटूंगा। एक इम्तिहान, चुनावी इम्तिहान चल रहा है। तमाम राजनीतिक दल, सब नेतागण चुनावी ताल ठोकने में मशगूल हैं, मस्त हैं। साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान भी दे रहे हैं। उन इम्तिहानों में क्या हो रहा है? तावड़ू की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। इससे पहले हरियाणा में 12वीं का उर्दू पेपर भी लीक हो गया था। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। साथ ही 10वीं की परीक्षा में नकल का वीडियो, वो अपने आप में हैरान करने वाला। और यह बात सिर्फ हरियाणा की नहीं, आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान से भी आज कुछ तस्वीरें आई हैं। राजस्थान में 2021 में पुलिस भर्ती हुई थी, एसआई की, सब इंस्पेक्टर। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 15 को। उसमें टॉपर भी शामिल है। उस परीक्षा को टॉप करने वाला दरअसल नकल करके टॉप किया। नकल करके, नकलची बंदर था वो, व्यवस्था का बंदर बन रहा है। वो तस्वीरें भी दिखाइए।
अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। तेलंगाना पर आते हैं। 2 मार्च, इसी महीने की बात कर रहा हूं, 12वीं का पेपर लीक करने की कोशिश की गई, मोबाइल जब्त किया गया। 28 फरवरी महाराष्ट्र में पुणे के स्कूल में 12वीं के फिजिक्स पेपर में नकल, खुलेआम नकल हो रही है। पश्चिम बंगाल 10वीं और 12वीं के पेपर लीक हो गए। पहली बार नहीं हुए, 6 साल में 10 बार हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में। केरल में 19 फरवरी को 12वीं का इंग्लिश पेपर लीक। मध्य प्रदेश में 5 फरवरी को 10वीं का पेपर परीक्षा से 1 घंटे पहले ही वायरल हो गया, पेपर आउट हो गया जी। नकल भी हो रही है, पेपर आउट भी हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। और ये 10वीं 12वीं की बात की। और पिछले महीने में कुल मिलाकर 17-18 दिन में उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश, 11 फरवरी को यूपीपीएससी का पर्चा लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई। 17 से 18 फरवरी मैंने जिक्र किया, कांस्टेबल भर्ती, पुलिस भर्ती, परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। और 29 फरवरी को हाई स्कूल का मैथ्स और बायोलॉजी के पर्चे लीक हो गए। और इससे प्रभावित कितने लोग हुए? सिर्फ उत्तर प्रदेश में 96 लाख होता है यह आंकड़ा। थोड़ा सा गणित लगा लीजिए, 11 लाख, 26 लाख, 48 लाख, 96 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होते दिखे। और यहां पर 10वीं 12वीं की बात नहीं है, यह भविष्य बनाने यानी कि नौकरी का मामला था। और नौकरी को लेकर अब ये अखिल भारतीय स्तर पर जो ये गोरख धंधा चल रहा है और हम आंख मूंदे बैठे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, हम चतुर्मुर्ग बने हुए हैं, गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं, ना बुरा देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना बोल रहे हैं। और बुरे को बुरा तो बोलना पड़ेगा ना। झारखंड में 5 फरवरी को कर्मचारी चयन आयोग, ये भर्ती परीक्षा रद्द। मध्य प्रदेश इंदौर का मैंने जिक्र किया। थोड़े से और आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं। ये व्यवस्था को चेताने की एबीपी न्यूज की एक कोशिश है। और व्यवस्था नहीं चेती तो काम कैसे चलेगा? राजस्थान में 2011 से 2022 के बीच 26 पर्चे लीक हुए हैं। और 2018 से 2022 यहां राजनीति बहुत होने वाली है। राजनीतिक दल के नुमाइंदे मैंने बुलाए हैं। सबकी पोल खोल इसलिए करना जरूरी हो जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 14 पर्चे लीक हुए, उसी में ये एसआई का पर्चा भी था। गुजरात की बात कर लें तो 2018 से आंकड़ा बता रहा हूं, पिछले 5 साल का ही। टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, मुख्य सेविका, नायाब चिटनिस, लोक रक्षक दल, नॉन सचिवालय क्लार्क्स, हेड क्लार्क, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी पेपर लीक, जूनियर क्लार्क एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, सब ऑडिटर पेपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्चे लीक हर साल। मैंने आपको पहले एक जानकारी दी थी, 1.5 करोड़ लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स यानी कि नौकरी जिससे मिले वो इम्तिहान, 10वीं 12वीं की बात नहीं कर रहा हूं कि 1.5 करोड़ लोग हैं। दरअसल जानकारी आधी अधूरी थी, थोड़ा हमने और खंगाला। 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ इन इम्तिहानों को देते हैं। 2 लाख रुपए का खर्चा आता है हर साल का, 6 लाख करोड़ हो जाता है।
इतना तो हमारा शिक्षा का बजट नहीं है, और वह पानी में बह जाता है। अब कांग्रेस कह रही है कि हम कानून लेकर आएंगे। अभी उनका घोषणा पत्र आज आने वाला था, उसकी बानगी आई है, कठोर कानून लाएंगे। कई राज्यों में 10 साल तक की सजा का प्रावधान, 1 करोड़ का जुर्माना। पर किसी को असर क्यों नहीं पड़ रहा? ये दीमक हमारे युवाओं को, हमारे भविष्य को क्यों खाए जा रही है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट ये सवाल पूछ रहा हूं, नकल का बाजार गुलजार क्या कर रही सरकार? और नेताजी चुनाव में मस्त, युवाओं का भविष्य पस्त। चर्चा में मेरे साथ आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं सौरभ मालवीय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, जेडीयू के युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और बच्चों का भविष्य गुलजार करने की ये पुरजोर कोशिशें करते हैं, कोचिंग भी देते हैं, अभिषेक झा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी और एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर रहे रणबीर शर्मा। सौरभ, ये पहला कार्यक्रम नहीं है मैंने नकल या पेपर लीक पर किया हो, मेरे ख्याल से 5वां कार्यक्रम मैं कर रहा हूं। आज जो आपने तावड़ू में तस्वीरें देखी और ब्रजेश पाल, ये कन्नौज का युवा जो आत्महत्या करने से पहले खत लिखता है, वो भी शायद आपने पढ़ लिया होगा। क्या है आपके जहन में पहला ख्याल? संदीप जी, एक विद्यार्थी के नाते, एक शिक्षक के नाते और विश्वविद्यालय में हर दिन पठन पाठन के नाते, ये जो कुछ भी देखने को सामने है, इससे मन बहुत व्यथित है। ये बहुत ही दुखद है। इसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी कहने जैसी स्थिति मुझे नहीं दिखती है। आपके मुहिम में हम खुले मन से यह कह रहे हैं कि आप साथ हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आखिर ये सारी चीजें कहां से प्रारंभ हुई और कब जाके ठीक होंगी, सवाल ये खड़ा होता है हमारे सामने। आगरा की घटना जिस पर आपने अगले दिन चर्चा की, आज उसका परिणाम सामने है। पकड़ के पूरा गिरोह और सबको सरकार, योगी सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। पुलिस भर्ती, पहली बार ऐसी सरकार ने हिम्मत दिखाई। रैकेट्स कहां, किस तरह से काम, नेक्सस क्या हो रहा था, उसकी समीक्षा पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन त्वरित कार्रवाई के लिए निर्णय लिया, रद्द कराने का हिम्मत दिखाया। मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्यों में ये जो वर्षों से चली आ रही परिपाटी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जिस तरह से शिक्षा को गंभीरता से लिया है, अब आपका सवाल मैं जानता हूं कि रिवर्स होगा कि सौरभ जी ये आंकड़े हैं, वो आपने सब बता दिया, लेकिन हम बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि आपके साथ खड़े हैं। इसमें कुछ भी हमारे पास बोलने जैसा नहीं है। अरे भाई, क्योंकि मैं रोज देखता आप हूं माफिया पर बुलडोजर चला देते हैं। ये सवाल मैंने तब भी पूछा था, आज भी इस सवाल का जवाब दे दीजिए। पर्चा रद्द करने से 6 साल बाद पुलिस भर्ती की परीक्षा होती है, 6 महीने बाद अब वो दोबारा होगी। कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी और युवा सड़क पर भटकता रहे? युवा के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। बहुत बड़ा, बहुत खिलवाड़ है। इतने संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर मन व्यथित है, कुछ भी कहने जैसा नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कि यह सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के लिए कमर कसी है। भाई, पाठ्यक्रम आप बदल रहे हैं, पाठ्यक्रम बदल दीजिए, व्यवस्था तो बदलिए। ये व्यवस्था बदलने में क्या लगता है? बच्चे गए, एक नकल करने वाले, नकल के नाम 9 शब्द भी बोलने वाले, पर्चा लीक की तो बात दूर है,
सामने आ रहा है परिणाम। आप देखिएगा इस उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, नकल के नाम पर न कहने वाले नहीं मिलेंगे। मैं इसे राज्यों में नहीं बांटना चाहता, मैं राज्यों में नहीं बांटना चाह रहा, मैं अखिल भारतीय स्तर का एक खाका खींच रहा हूं। तावड़ू में जो हुआ, ये क्या तावड़ू में जो हुआ, मतलब खुलेआम बंदरों की तरह वहां चढ़ रहे हैं, नकल करवा रहे हैं, युवा ही युवा को नकल करवा रहा है। निश्चित तौर पर यह बहुत ही संवेदनशील बात है, इस पर कुछ भी कहना कठिन है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में हर राज्यों में शिक्षा को लेकर जिस तरह से मूलचूल परिवर्तन की बात की गई है, वर्षों की परिपाटी पर जिस तरह से नकल माफियाओं का सरगना पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने सर पे ढोती रही, यही पाठ्यक्रम बदल रहे हो, यही वो पाठ्यक्रम पढ़ कौन रहा है जब नकल का कारोबार ऐसे चलेगा? कोई नकलची टॉपर हो जाता है। एसआई टॉपर जो था राजस्थान में, नकल के आधार पर टॉपर हुआ। हरियाणा, संदीप जी सम्मान पूर्वक मैं कह रहा हूं और भरोसा दिलाते हुए कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार एक भी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को दूर दूर तक, चाहे हरियाणा में रहे या बाहर जाए, कहीं भी केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए, शिक्षा की संपूर्ण प्राथमिकता है भी मूलचूल परिवर्तन के लिए, बस ढाढ़स बनाने के लिए थोड़ी संवेदनाएं जाहिर कर दी, घड़ियाली आंसू बहा दिए और फिर दोबारा से नकल का काम शुरू। मूलचूल परिवर्तन परिणाम लाने के लिए यह सरकार कृत संकल्पित है और शिक्षा हमारी प्रायोरिटी है, शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। सुरेंद्र राजपूत, शिक्षा प्राथमिकता लगती है देश की? युवाओं का भविष्य ये ताक पर नहीं रखा जा रहा क्या? युवा तो नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, उनको बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। जो कन्नौज वाला लड़का ब्रजेंद्र है, आप देखो, वो भी तो परिवार ही था ना नरेंद्र मोदी जी का। संदीप भाई, था या नहीं था? आप मुझे बता दो, या ये भाजपा वाले बता दें कि वो परिवार था या नहीं था। मैं आपको 3 चीजें बड़ी साफ कहता हूं। वो तो परिवार था, इन लोगों को वोट लेने हैं परिवार के नाम से, लेना देना कुछ है नहीं, न नई शिक्षा नीति से न पुरानी शिक्षा नीति से। अरे भाई, जब भारतीय जनता पार्टी के या शासन, जिसका भी शासन है, उनके सबके जो स्कूल माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, जब हमारे यहां पर हमारी सरकार होगी तो अमेठी वाले संजय सिंह साहब हमारे यहां होंगे, और जब आपकी सरकार आ जाएगी तो भाजपा के यहां चले जाएंगे। क्यों? ये जो शिक्षा के जो माफिया है ना सर, ये शासन और सत्ता में संरक्षण पाते हैं, और पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में संरक्षण पा रहे हैं। आपके इस यहां चीज तो को देखना पड़ेगा। जो हरियाणा में हो रहा है ना, वो 2018 से 2022 14 बार पर्चे लीक हुए। 2021 का एसआई भर्ती जो थी, जिसमें टॉपर ही नकलची बंदर निकला, वो आपके राज में हुआ। इसमें आप कांग्रेस भाजपा में बांटोगे तो नुकसान में रहोगे। मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता, मैंने तो पहले ही कह दिया ना, आप क्यों कांग्रेस भाजपा में बांट रहे हो? आज तो भाजपा है ना वहां, आज तो आपने वहां जांच करी ना, आप जांच करके फिर आप इन्वेस्टिगेशन करो, कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन टिके। लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी उस शिक्षा माफिया की, जो जिसके स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेजेज हैं, जो वहां पे हाई स्कूल से लेकर के हर राजनीतिक दल में ऐसे नेता मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजों के मालिक हैं। ये सब पर लागू होती है ना। मैं ये दोबारा से रेखांकित करवाना चाहूंगा आपके मुख से। नहीं, ये कह करके आप सत्ता के संरक्षण को नहीं बचा सकते। क्रिमिनल एक्ट है। मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता के संरक्षण में है। आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, जिस चीज के मुखालिफ ये लोग आए थे, उन्हीं सारे माफियाओं को अपने यहां क्यों ले लिया इन्होंने? आप मुझे बताओ। शिक्षा माफिया को इन्होंने अपने यहां लेकर के, और पुरानी शिक्षा नीति, यानी जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में जो ये लोग, पहले तो हम लोग एग्जाम की बात कर लें, उस शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, सारा कुछ प्राइवेटाइज क्यों कर दे रहे हैं? जहां पर 30,000 रुपए की फीस होती है नेशनल डिग्री कॉलेज में, वहां पर एमिटी यूनिवर्सिटी में उसी कोर्स की 3 लाख रुपए फीस है। जब 3 लाख रुपए फीस बड़े घर का लड़का देगा तो नकल करेगा। आप मेरे को शिक्षा व्यवस्था फ्री क्यों नहीं करते हो? राइट टू एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हो?
अब आप आ जाओ क्या नाम बेरोजगारों पर, ज्यादा नहीं कहता मैं, अब आप दूसरे बेरोजगारों पर आ जाओ। ये जो शिक्षा माफिया है ना साहब, ये सारे के सारे गलत काम कर रहे हैं और सबका भाजपा का संरक्षण प्राप्त है इनको। और ये जो आपके पश्चिम वाले गए हैं ना, मैं छू के निकल रहा हूं, चौधरी साहब, इनके यहां भी शिक्षा माफियाओं की वजह से गए हैं, इनका भी काम हुआ। आप आ जाओ 6800 जो शिक्षा कर हमारे वो थे, टीचर थे। आप संदीप भाई एक काम करो, एक कैमरा लेके आ जाओ हमारे यहां धरना स्थल पर, आपको पता चलेगा बीएड टीईटी के बच्चे, बीएड के बच्चे, 2012 के बच्चे, एसआई परीक्षा के बच्चे, आप क्या नाम अभी जो पुलिस भर्ती हुई है जिसको इन्होंने खारिज किया उसके बच्चे, आरओ की परीक्षा के बच्चे, सब मिलाकर के खाली उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ऊपर के बच्चे बेरोजगार सड़क पे बैठे हैं। ये भी तो मोदी जी का परिवार है। आप पहली चीज को गाड़ी देते रहो 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये कर दिया वो कर दिया। भैया आपने क्या कर दिया 10 साल में? क्या गाड़ी देने के लिए आए थे आप 2014 के बाद कि हम तो भाई कुछ नहीं कर सकते, हम तो कांग्रेस को गाली देके अपना काम चलावेंगे? भाई आपको अगर गाली देके कांग्रेस को काम चलाना है तो आप सत्ता से हट जाओ, गाली देते रहो। आपको 2018 दिखाना है, दिखाते रहो, गाली देते रहो अशोक गहलोत को। आप क्या कर रहे हो ये बताओ ना मेरे को। तो युवा को भुगतना पड़ रहा है ना। अभिषेक झा, यहां पर सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं सत्ता की जिम्मेदारी है ये सत्ता के संरक्षण में शिक्षा माफिया ये काम कर रहा है। आप तो खुद जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र से। बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आपको तो धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद कि इतने सेंसिटिव टॉपिक को आपने इस तरह कई बार उठाया है और कई बार हमें भी इस पर अपना मंतव्य रखने का मौका मिला है। देखिए, सत्ता किसी की भी हो, कोई पार्टी आज सत्ता पक्ष में रहती है, कल विपक्ष में चली जाती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया है वो एक कोड़ की तरह है और ये कहीं ना कहीं हकमारी है उन नौजवान छात्रों की जिनके पास मेधा है, प्रतिभा है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो इन मीन्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से एक परिवार के बेटे को जान गंवानी पड़ी। कोई भी चीज, कोई भी सांत्वना, कोई भी वेदना इतनी काफी नहीं हो सकती है कि उनकी दुख, उनकी पीड़ा को एक छटांग पे कम किया जा सके। ब्रजेश ने ऐसे तो हम लोग डिग्री बच्चों को भी लगातार मोटिवेट करते रहते से पहले डिग्री जला दी, इस डिग्री का क्या करूं, क्या चार डालूं, जब नौकरी नहीं मिल सकती मुझे इसकी बिना पर। सोचिए कि कितनी पीड़ा है आज के नौजवानों के मन में। हम कहते हैं कि हमारा देश 70% युवा है और देश के युवाओं पर देश के विकास की जो बागडोर है और जो पूरी की पूरी जवाबदेही है वो है। ऐसे में अगर इस तरह के दृश्य हमारे सामने आते हैं संदीप जी कि हतप्रभ होकर, दुखी होकर हमारे देश का कोई युवा अपनी डिग्रियों को जला देता है और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है तो बेहद अत्यंत दुखद लगता है। देखिए, हम लोग हमेशा बच्चों को और परीक्षार्थियों को मोटिवेट करते हैं कि कोई भी जो परीक्षा है वो उनकी जिंदगी का एक पड़ाव है, पूरी जिंदगी नहीं है। अब ये मोटिवेशन तो अपनी तरफ है ही है। अगर संवेदना ही और हम इसके बारे में बहुत ज्यादा व्यथित होकर दिखें, ये जो तस्वीरें हैं तावड़ू की, ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है ना प्रशासन का डर, ना जो भाई किसी भी इम्तिहान में वहां पर चेकर्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, वहां पर सर्च टीम्स होती हैं, कुछ नहीं, कोई डर नहीं। ये तो 20 साल पहले की, तब तो आप एकदम शायद 5वीं 6ठी में रहे होंगे। ये बिहार की भी तस्वीरें ऐसी आई थी, वो 20 साल पहले की। मेरा तो दिमाग एकदम सन्न हो गया, 20 साल पुरानी तस्वीर देख रहा हूं या आज की ही देख रहा हूं। नहीं, तब की भी तस्वीरें हैं बिहार की और विचलित करने वाली तस्वीरें थी कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के लिए। उस वक्त जिनका शासन था वो भी आप सबके सामने, खैर इतिहास में हम नहीं जाते हैं। आज आपको बिहार में ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है। कदाचार मुक्त परीक्षा होती है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार भी जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, ना के बराबर कदाचार की कंप्लेंट्स आई हैं। लेकिन जब इस तरह के दृश्य सामने दिखते हैं, सरकारें किसी की भी हो, हरियाणा से ये दृश्य जब सामने आए हैं तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ साथ परीक्षा जो भी कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, हर एक एक व्यक्ति की जवाबदेही है कि कैसे लोगों का मनोबल इतना बढ़ सकता है कि आज के समय में भी हम देखते हैं कि दीवालों पर चढ़कर नकल कराई जा रही है। अरे वो तो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन देश में कितना नकारात्मक संदेश न सिर्फ सरकार को लेकर,
बल्कि जो भी प्रणाली इसमें अभी involved है, सौरभ उसको कह लेकर रहे के जा रहा है। थे, ऐसी चीजें किसी भी अभिषेक कीमत पर बर्दाश्त करने गिनती योग्य नहीं गिनवा है। रहे थे उपलब्धियां यूपी सरकार की, एक ही महीने में 3 कंपेटिटिव एग्जाम्स जिनमें नौकरी मिलनी थी वो लीक हो जाते हैं। 11 फरवरी को, 17-18 फरवरी को और फिर 29 फरवरी को। नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मनोबल है विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का, वो भी बहुत गिरता है और एक बहुत नकारात्मक संदेश जाता नहीं, है। ये इसमें देखिए, तो जो मैंने concerned bodies हैं, गुजरात का authorities, इसीलिए उनकी उदाहरण जवाबदेही दिया। बनती ही है। एक मिनट सुनिए ना, गुजरात का मैंने उदाहरण दिया। टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, मुख्य सेविका, नायाब चिटनिस, लोक रक्षक दल, नॉन सचिवालय क्लार्क्स, हेड क्लार्क, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी पेपर लीक हो गया, जूनियर क्लार्क एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, सब ऑडिटर पेपर। ये 2-3 राज्यों तक की बात नहीं है, ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों नहीं बनती अभिषेक? नहीं, एकदम ये राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी ही चाहिए। आप किसी भी प्रदेश की बात करें, हमने तो कहा कि कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि सत्ता पक्ष में हो, हमारे प्रोमिनेंट घटक दल हैं, हो सकता है विपक्ष में हो, हमारी सरकार एक जगह है। अन्य प्रदेशों में भी आप देखते हैं कि सरकारें आती और जाती रहती जनता के हिसाब से, लेकिन एक कोड की तरह ये शिक्षा व्यवस्था में आ चुका है और इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बने। राजकुमार भाटी, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसे ट्रेनों में ठुस ठुस कर जी, बाथरूम में भी बैठकर जाते हैं लोग, एक टांग पर खड़े पर्चा देने के लिए, और वहां पता लगता है लीक हो गया जी। चुनाव के इम्तिहान में मस्त हैं सब। नहीं, आपने चौधरी साहब, मैं एबीपी न्यूज़ चैनल का भी और संदीप चौधरी जी का भी, दोनों का इस बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने बहुत संवेदनशील और बहुत ज़रूरी मुद्दा उठाया जो देश के भविष्य से संबंध रखता है। जब आजकल चैनल बहुत हल्की बहस कराने लगे हैं, हल्के विषय उठाने लगे हैं और गुमराह करने के लिए लोगों, तब आप ऐसे गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं, ये बहुत प्रशंसा योग्य है। लेकिन जहाँ तक देखो, एक तो ये छात्र, बिल्कुल नौजवानों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इस पर सबको गंभीर होना चाहिए, राजनीतिक लोगों को खास तौर से गंभीर होना चाहिए। अब शेख झा जी ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के उन्होंने कहा किसी की भी सरकार हो, और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इसी चक्कर में ना पड़ के हम, जो कि सौरभ मालवीय कोशिश कर रहे थे, सौरभ मालवीय बिल्कुल माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे थे कि पुरानी सरकारों की वजह से, भैया 10 साल से तो आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, यूपी में भी आपकी सरकार है। अब आप ये कहोगे ये बच्चे जो नकल करा रहे हैं ये तब पैदा हुए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। ये कोई तर्क होते हैं, ये कोई एक्सक्यूज होता है? इसके लिए बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों को तो इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे शासन में ये हो रहा है। सौरभ जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में बड़ी त्वरित कार्रवाई हुई है, योगी जी ने तुरंत पर वो कैंसिल कर दी कार्रवाई। योगी जी 1 महीने तक तो दावा करते रहे कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, और धमकी देते रहे कि जो पर्चा लीक की अफवाह उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। छात्र सड़कों पर रहे लगातार 1 महीने, उनके ऊपर लाठियां चली, पिटाई हुई उनकी, रात को सर्दी में बैठे रहे खुले आसमान के नीचे, पुलिस उठा उठा के उन्हें पटक रही थी, बेटियों को बेटों को। आप उसका भी श्रेय दे रहे हैं, जिसके लिए सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए, आप उसके लिए भी सरकार के सिर पर सहरा बांध रहे हैं। हालात ये है कि वैसे तो पूरे देश में ही हालात ख़राब हैं। वो मुझे दुष्यंत का एक शेर याद आता है, मैं संदीप जी आपके शो में बहुत कभी कभी यूज कर लेता हूँ कि हालात जिस्म सूरत जहाँ और भी ख़राब, सब जगह ख़राब, यहाँ और भी ख़राब। उत्तर प्रदेश में तो सबसे ख़राब हालात हैं, और एक सच्चाई, कड़वा सच ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार राजनीति करने लगे, रोजगार देना ही नहीं चाहती है। ऊपर उठकर हमें चर्चा करनी होगी। मैं दोनों बात कह रहा हूँ, जो नकल ना हो, पर्चे लीक ना हो, शिक्षा माफिया हावी ना हो शिक्षा पे, इसके लिए सारी पार्टियों को लाइन से ऊपर, इसमें पार्टी लाइन एक से बहुत ही गंभीर मुद्दा जुड़ा हुआ है। एक सेकंड राजकुमार भाटी, और आप इस बात को एक्नॉलेज भी करेंगे, सीबीएसई के पर्चे लीक नहीं होते, ये स्टेट बोर्ड वाले सारे पर्चे हैं। हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र का मैंने जिक्र किया, केरल का मैंने जिक्र किया, तेलंगाना का मैंने जिक्र किया। स्टेट बोर्ड के इम्तिहान देने वाले कौन होते हैं? वो बच्चे किस परिवेश से आते हैं, उनके माता पिता की माली हालत कैसी होती है? राजकुमार भाटी, वो गरीब लोग हैं, वहीं सबसे ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। जी जी, ऐसे बढ़ेगा इंडिया?
नहीं, जो दिक्कत तो सीबीएसई में भी आप कह रहे हो कि सीबीएसई में नहीं है, सीबीएसई में बहुत भी कम दिक्कत है, पर हाँ, यहाँ कम, तो कम है। लेकिन ये कुल मसला इस बात को, ये जो मैं कह रहा था ना पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, ये केवल इस तरह हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इस देश को किस दिशा में ले जाना है। हमें इस देश में नकलची और पैदा पुलिस करने, भर्ती हो, क्रिमिनल क्लर्क पैदा हो, करने, आरओ, एआरओ, ये सब पर्चे भी कौन देते हैं? बहुत ही सामान्य साधारण परिवार के बच्चे, जी जी जी, जिन्हें वो लेते हैं डिग्री। ब्रजेश की का खत मैंने इसीलिए पढ़ा यहां पर, वो तो चाह रहा था डिग्री लूंगा, कोई नौकरी करूंगा और मां बाप को संबल दूंगा, परिवार का सहारा बनूंगा। अब आप उसी विषय पर आ गए जहाँ मैंने मेरी बात रुकी थी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है। मजबूरी में इन्हें वैकेंसी निकालनी पड़ती है तो कुछ ना कुछ बहाने इस तरह के जानबूझ के पर्चे लीक कराए गए हैं। इसमें भारतीय जनता आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, कोई सबूत है आपके पास इस बारे में? जानबूझ के जो अरेस्ट हुआ है अभी, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ के, ताकि परीक्षाएं रद्द हो जाएं। पहले जब पुलिस की भर्ती निकली तो लड़के इस बात के लिए आंदोलन कर रहे थे पूरे प्रदेश में कि एज में छूट दी जाए, क्योंकि ये परीक्षा पहले कैंसिल होकर बहुत दिन बाद परीक्षा हो रही है। मैंने कार्यक्रम बीच किया, में मेरे कोरोना आ चलते गया। कार्यक्रम में हाँ। उनको मोहलत दी गई, उनको तो ये परीक्षा वो छूट दी गई। ये हुई भी तो फिर वो उसका पर्चा लीक करा दिया गया। फिर परीक्षा 9 पर्चे लीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में। 9 भर्तियों के पर्चा लीक हुए हैं 7 साल में। 7 साल के अंदर योगी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि 9 परीक्षाओं के पर्चे आप लीक हुए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पर कुछ सबूत नहीं परीक्षाएं है। हाई कोर्ट में अटकी हुई, कुछ उसकी कोई सबूत है आपके पास? किसका पर्चा लीक का? हाँ, नहीं, सबूत नहीं कि ये बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं। सबूत तो इसकी सीबीआई को जांच दे दें या गंभीर या न्यायिक आयोग से जांच करा दें। इसकी निष्पक्ष जांच करा दें, सबूत अपना सौरभ मालवीय रिस्पॉन्ड करेंगे? आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। और एक बात और जोड़ दूं मैं इसमें, केवल एक वाक्य। हाँ, जो टीचर भर्ती में ओबीसी का मसला है कि ओबीसी की नौकरी चोरी की गई है, उसमें हाईकोर्ट का भी आदेश है, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी आदेश है कि 6800 ओबीसी की भर्ती और की जाए। 2 साल से वो लड़के पिट रहे हैं सड़कों पे। आप रोजगारी नहीं देना चाहते, वो ये कह रहे हैं, तो परीक्षाएं टाली जा रही हैं, पर्चे लीक कराए जा रहे हैं। संदीप जी, बतौर शिक्षक मैं इस शिक्षा व्यवस्था की बीमारी पर मैं बात कर रहा था। मैं विषयांतर नहीं होना चाह रहा था, लेकिन भाटी जी की मैं मजबूरी समझ सकता हूं। नींद से जगे हैं और आके अपनी बात रख दे रहे हैं, इसलिए उनकी बात के लिए हमारे पास कोई रिस्पॉन्ड करने का नहीं राजकुमार भाटी, आपने आरोप लगाया, उनको जवाब देने दीजिए। बोलिए सौरभ। क्योंकि इनका आरोप बिल्कुल वैसा ही है कि 2011 में मायावती जी की कार्य शासन काल में दरोगा भर्ती को रद्द करके 16 में जिस समाज की भर्ती की है, मैं इनके जैसा नहीं बात करूंगा, पर मैं जरूर कहूंगा कि जिस समाज की भर्ती किए, दरोगा की भर्ती नहीं किए थे, वो आज भी विवादित है। तो भाटी साहब की सरकारें आज विवादित है। 7 साल आप जांच करा लेते, सारी टिप्पणियां करते हैं, तह तक पहुंच जाते, फिर राजनीतिक। अब चलिए, आप पर आरोप लगे थे, आपने अपनी सफाई दी। मैं ये राजनीति के आरोप प्रत्यारोप में नहीं, खामखा के आरोपों में नहीं। 1 मिनट, रणबीर शर्मा सर, 1 मिनट रुकिए प्लीज। प्रोफेसर साहब रुकिए। रणबीर शर्मा, ये तस्वीरें देखकर ये खत का मजमून भी आपके सामने मैंने पेश किया। मैंने सौरभ से पहला सवाल इस कार्यक्रम का यही पूछा था, वही आपसे पूछ रहा हूं। आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई? संदीप जी, आपने अपने सवाल में ही जवाब भी दे रहे हैं आप कि नकल का बाजार गुलजार है और सरकार कहां है, क्या कर रही है सरकार। ये मेन जिम्मेवारी जो सत्ता में होता है वही होता है। और इतनी मतलब संवेदनशील जो आपने पिक्चर पेश करी है नू की, मैं खुद एसपी रहा हूं वहां पे, और ये बाजार जो गुलजार होता है ये टोटल जिम्मेवारी प्रशासन हमारे आईएएस और आईपीएस की होती है। आईएएस ऑफिसर उस शिक्षा बोर्ड का मेन इंचार्ज होता है और पुलिस ऑफिसर अपने जिले में लैंड ऑर्डर का इन बंदरों को पकड़ने का जिम्मेवार होता है।
और तीसरा जो सरकार है उसकी जिम्मेवारी होती है, वो ABCD सारे नेता बैठे हुए हैं कि अकाउंटेबिलिटी एक वर्ड होता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना उस IAS ऑफिसर की जिसके तहत वो बोर्ड काम करता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई। सरकार का काम है सत्ता में यूपी बैठे में हुए जो भर्ती बोर्ड की नेताओं अध्यक्ष का काम है कि थी उनकी सरकार 1990 बैच की IPS ऑफिसर, उन्हें हटाया तो गया है, पर आपने जो बात कही उसी को मैं थोड़ा सवाल के रूप में आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने कहा IAS IPS प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी आप पकड़ लाते हैं, लोगों को खोज निकालते हैं, सब चीजें निकल जाती हैं, शिक्षा माफिया की पोल क्यों नहीं खुलती? ये तो सबसे आसान होना चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूं संदीप भाई कि मेन पहले प्रशासन, हमारा जो IAS ऑफिसर, उनका बोर्ड, उनकी जिम्मेवारी कि बोर्ड में कौन कौन सी ब्लैक शिप हैं उनको पहले ही चिन्हित कर ले। नंबर 2, फिर IPS ऑफिसर जो उस जिले का मालिक होता है, वो उस प्रकार के जो, चाहे वो कोचिंग सेंटर से मिले हुए हों, चाहे बोर्ड के लोग मिले हुए हैं, हमारा तंत्र पुलिस का इतना मजबूत होना चाहिए जिले के अंदर। हमारे पास जिले में खुद एक खुफिया तंत्र होता है कि कौन बोर्ड के लोग हैं जो इस नकल में शामिल हो सकते हैं, एक। बोर्ड के साथ कौन कोचिंग सेंटर के लोग हैं जो उसमें शामिल हो सकते हैं, 2। नंबर 3, हमारे पास एक क्राइम रिकॉर्ड होता है क्राइम रिकॉर्ड होता है जहां पे उन दलालों की लिस्ट होती है जो इस प्रकार के तो मिली धंधों भगत में है क्या? इन्वॉल्व। कहने को 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, अरे अपराधियों को 7 समुंदर पार से खींच लाती है पुलिस जब करने पर आए, तो यहां खामोश क्यों हो जाती है? मैं बिल्कुल माना कि पुलिस, मैं वही बात रहा हूं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। IPS और IAS ऑफिसर से लेके नीचे जो हमारा तफ्तीशी ऑफिसर है, जब तक इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी कि आपके इलाके में ये स्कूल जहां था, नंबर 1 वो SHO जिम्मेवार है कि ये नकल क्यों हुई, नंबर 2 उसका चौकी इंचार्ज, नंबर 3 उसका DSP, नंबर 4 उसका SP। ये IG का काम है और फिर DG का काम है कि ये आपके एरिया में इस प्रकार की नकल क्यों हो रही है। नंबर 2, जो वहां का डिप्टी कमिश्नर IAS ऑफिसर है, उसकी अपनी फ्लाइंग स्क्वाड है, उसके अपने मेंबर हैं, उसके अपने मजिस्ट्रेट हैं, वो क्या कर रहे थे जिस तरह ये नकल हो रही थी। अगर इन 2 ऑफिसरों की एक बार अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है हमारे IAS IPS की, तो किसी भी कीमत के ऊपर उस सरकार अगर ये फिक्स कर दे तो कोई ऑफिसर वो भागता हुआ घूमेगा, किसी कीमत के ऊपर भी नकल उस एरिया में नहीं होने देंगे। हमने खुद बंद कराई है अपने जिलों के अंदर। ये मैं मानता हूं पुलिस की भी मिली भगत होगी, बोर्ड वालों की भी मिली भगत होगी, और जो कोचिंग सेंटर उनकी भी मिली भगत होगी। बगैर मिली भगत के सिस्टम के ये नकल तो नहीं यहां हो। पर दाल में ही काला नहीं, पूरी दाल काली दिख रही है। सुरेंद्र राजपूत, जो बात रणबीर शर्मा कह रहे हैं, सिस्टम को दुरुस्त करना, ये इतनी टेढ़ी खीर तो नहीं दिखती। ये तो सख्ती करने की जरूरत है और एग्जाम्पल बनाने की जरूरत है, हो क्यों नहीं पाता? अभी रणबीर शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही और राजकुमार भाटी जी ने एक शेर कहा था। कहते हैं ना कि उसी दुष्यंत ने एक जगह पे लिखा कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है। ऐसा है कि मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती परीक्षा होती है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री MLA होता है, वो उस MLA का स्कूल होता है, उस MLA के स्कूल में से 10 में से 9 टॉपर निकलते आपके सामने हैं, और वो भर्ती परीक्षा अभी तक रद्द नहीं हुई है। आप रणबीर शर्मा जी, और आपको मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, फिर से वही बात कह रहा हूं कि ये जो शिक्षा माफिया हैं, ये सत्ता का संरक्षण प्राप्त करते हैं, और अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, चाहे वो कोचिंग के माफिया हो, चाहे शिक्षा के माफिया हो, चाहे प्राइवेट स्कूल के माफिया हो, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो गए हैं, ऐसा लगता है। और आप तो ये माफिया है, ये माफिया की कमर कैसे तोड़ी जा सकती है? अभिषेक, 1 सेकंड, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। अभिषेक जी,
देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। राजनीति से इतर सबको एक सकारात्मक दिशा में प्रयास करने चाहिए और जवाबदेही से पीछे हटने की बात ही नहीं है। आपको याद होगा कि बिहार में टॉपर घोटाला जब हुआ तो सरकार ने किस स्तर पर जाकर अधिकारियों पर कार्रवाई की, हमने जवाबदेही ली और हर स्तर पर चीजें सुचारू हुई, तब जाकर आपको बिहार में ऐसी तस्वीरें अब नहीं दिखती हैं। तो हमारा तो यही मानना है कि हर प्रदेश की सरकार को बखूबी अपनी जवाबदेहियों को समझते हुए उसे एक उठाना सर्वदलीय बैठक नहीं फेस बुला करना लेनी चाहिए। एक केंद्र में एक सामाजिक सर्वदलीय बैठक हो, तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाया एकदम जाए बुलानी और चाहिए। एक खाका खींचा जाए। इसमें कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड साइंस इन्वॉल्व है? क्यों नहीं, इन सारे प्रयासों से यदि हम सफलता तक पहुंचते हैं और इस तरह के दृश्य हमारे सामने नहीं आते हैं तो आखिर राजनीति रूपी समाज सेवा में हम हैं ही क्यों? ये मुझे बहुत नहीं ही लगता अहम है कि किसी को सवाल भी इस बात से युवा परहेज या अभिषेक गुरेज झा होनी चाहिए। उठाते हुए, राजनीति में भाई किस लिए हो? राजनीति का इम्तिहान की तैयारियां इतने जोरों शोरों पर, और देश का भविष्य जो इम्तिहान देता है वो जाए गड्ढे में। ऐसे देश विश्व गुरु बनेगा क्या? सबको सोचने की जरूरत है।